हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में एमएड सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के रूप में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ ये उन सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए हम समझते हैं कि आज हम अपनी इस वीडियो में क्या सीखेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में वर्णनात्मक सांख्यिकी के बारे में और इसका उपयोग प्रदत्त विश्लेषण में किस तरह से किया जाता है समझने वाले हैं। अब तक हमने अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट यूनिट में हमने सांख्यिकी का संप्रत्यय, उसका उपयोग है ना, और समंकों का वर्गीकरण, उनका सारणीयन और रेखा चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने की अनेक विधियों को हमने सीखा है। अब उन समंकों को हम इस प्रकार से एक अंक के रूप में व्यक्त करेंगे जिसके द्वारा उस समूह के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इसी को हम वर्णनात्मक सांख्यिकी के बारे में सांख्यिकी कहते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी होती है जिसके द्वारा किसी समूह के बारे में वर्णन किया जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, इसे हम वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखा भी है। आज हम वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में समझने वाले हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं। हमने यह समझा कि जो हमारा रॉ डेटा होता है, ऐसा डेटा जो कि हम इकट्ठा करते हैं उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इस रॉ डेटा को, जो कि अव्यवस्थित रूप से हमें प्राप्त होता है, इसको हम सरल और सुबोध बनाने के लिए सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं, आवृत्ति वितरण के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे हमारे समंक सरल और बोधमय हो जाते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि सांख्यिकी के बारे में उनका आगे विश्लेषण करना चाहते हैं, साधारण व्यक्तियों के लिए ये जो समंक होते हैं वो समझने योग्य नहीं होते। इसलिए हम इन वर्गीकृत समंकों को और भी संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, और एक ऐसा मान ज्ञात करते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण समूह में जितने भी प्राप्तांक हैं या उस समूह में जितने भी लोग शामिल हैं, उनके प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ऐसा अंक प्राप्त करना चाहते हैं जिसके द्वारा हम उस पूरे समूह के गुणों का वर्णन कर सकें। ऐसी ही मापों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें अर्थात हम समंकों को, अपने डेटा को लगातार संक्षिप्त करते जाते हैं। रॉ डेटा के रूप में हमें मिला, उसको और भी संक्षिप्त किया हमने और सारणी के रूप में, आवृत्ति वितरण के रूप में व्यक्त किया। उसके बाद उसका और भी संक्षिप्तीकरण करते हैं, उसको और भी शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अर्थात यह जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वह समंकों के संक्षिप्तीकरण से संबंधित हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सारणीबद्ध समंकों को और भी संक्षिप्त करके संपूर्ण समूह की योग्यता को व्यक्त करने वाला केवल एक ऐसा अंक जिसमें उस समूह
का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं वो ऐसे संक्षिप्त प्राप्तांक होते हैं जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको यदि हम एक चित्र के माध्यम से समझें, यदि आप एक वृत्त को समूह माने, इस समूह में इन जो बिंदुओं को आप प्राप्तांक माने जो वितरित हैं किसी स्वरूप में, अब ये प्राप्तांक का जो वितरण है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब हमें इसको और भी संक्षिप्त करना है, तो हमें ऐसी आवश्यकता होती है कि कोई एक ऐसा अंक हमें मिल जाए जिसके द्वारा हम ये कह सकें कि इस समूह के प्राप्तांक किस प्रकार के गुण रखते हैं। ठीक है, अर्थात एक ऐसा अंक हमें मिल जाए जिसके द्वारा इस पूरे समूह को व्यक्त किया जा सके और वह अंक इस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व एक साथ करे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे समंक जो हैं वो और भी संक्षिप्त एकदम एक अंक में सिमट के रह जाएंगे। ठीक है ना, और उस अंक को देखकर हम एक बार में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी समूह के गुण किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो ऐसी ही मापों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान इस प्रकार के मान होते हैं कि अधिकतर प्राप्तांक उसके आसपास ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो मध्य में आपको एक वृत्त हमने बनाया, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है ना, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है और इसके आसपास ये प्राप्तांक हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान ऐसे प्राप्तांक होते हैं, ऐसा मान होता है जिसके आसपास समूह के सभी प्राप्तांक उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसीलिए इसको हम केंद्रीय मान भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय मान। ठीक है, सिम्पसन इसके बारे में कहते हैं कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य होता है जिसके चारों तरफ अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के चारों तरफ सभी प्राप्तांक उपस्थित होते हैं। ठीक है, या फिर उसको ऐसे दो भागों में बांट देगा, ऐसे बराबर दो भागों में बांटेगा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। ठीक है ना, इसी के संबंध में डी कून की एक परिभाषा है कि वो कहते हैं साधारण रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ एक विशेष संख्या से है। देख सकते हैं, एक ऐसी विशेष संख्या से है जिसके निकट अन्य प्राप्तांक भी होते हैं। ठीक, और यही जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, यही विशेष संख्या हमारे पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करने का तात्पर्य कि वही एक अंक सभी प्राप्तांकों के बारे में हमें बता देता है। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के गुण क्या क्या होते हैं। तो हमने अभी तक जो भी समझा वह केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के गुण ही हैं। जैसे कि ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वह समूह के केंद्र में स्थित होते हैं और उस पूरे समूह को एक अंक में व्यक्त करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज़, ये दो या दो से अधिक समूहों की तुलना में सहायक है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के लाभ के अंतर्गत भी आ जाएगा कि अधिक से अधिक दो या दो से अधिक समूह अगर हमारे पास हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान दोनों समूहों के बारे में हमें पता है तो हम उन दोनों की तुलना कर सकते हैं। जिसके केंद्रीय प्रवृत्ति का मान अधिक होगा वह अधिक जो है ऊपर माना जाएगा और जिसका केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कम होगा वो नीचे माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तुलना करने में भी इन मानों का उपयोग करते हैं।
अब समूह के सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी प्राप्तांक होते हैं उनके केंद्र में स्थित होने के कारण यह सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व एक अंक में करते हैं। उसके बाद यह प्राथमिक माप में उपयोगी है। प्राथमिक माप में उपयोगी होने का मतलब, प्राथमिक माप का अर्थ यह किसी भी सांख्यिकीय विश्लेषण में सबसे पहले ज्ञात की जाने वाली मापें हैं। किसी भी उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करने से पहले हमें इन मापों को ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम इसे प्राथमिक माप के रूप में उपयोग करते हैं और उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के कुछ गुण होते हैं। आइए अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। कुछ कमियां क्या हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो केवल वैयक्तिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मान एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समूह विशेष पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए ये इसकी एक सीमा के रूप में जान सकते हैं हम इसे। समूह के विषम जातीय होने पर समूह को ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, अर्थात समूह के जो प्राप्तांक हैं वह उनका वितरण यदि असमान हो तो ऐसी स्थिति में यह उनका उस समूह का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर पाएंगे। विषम जातीय होने का तात्पर्य कि समूह के प्राप्तांकों का वितरण असमान हो। उदाहरण के लिए जैसे किसी समूह में कुछ प्राप्तांक हैं 2, 5, 7, 19, 1, 90, 100, इस तरह से प्राप्तांक आ गए। तो जरा आप देखिए कि यहाँ पर पहले प्राप्तांकों का मान कम है लेकिन किनारों के प्राप्तांक बहुत अधिक हैं, ठीक है। तो ऐसे प्राप्तांक, ऐसे समूह विषम जातीय कहलाएंगे, ठीक है। इनका वितरण एक समान रूप से नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है, इसलिए ऐसे समूह विषम जातीय कहलाएंगे। और इस समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति का मान यदि हम निकालते हैं तो वह मान उस समूह का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, यह वास्तविक मान नहीं होते हैं। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं ये केवल औसत उपलब्धि को बताते हैं। यह किसी औसत उपलब्धि को व्यक्त करने के कारण वास्तविक स्वरूप को व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है। मानों में विभिन्नता की संभावना रहती है। जैसे हम किसी एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को भिन्न भिन्न विधियों से ज्ञात करें तो उनके मानों में विभिन्नता आ सकती है। जैसा कि हम आगे जब हम सीखेंगे इन मानों को ज्ञात करना तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मानों में विभिन्नता की संभावना रहती है। भिन्न भिन्न विधियों के प्रयोग करने के कारण इनके मान अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद आइए केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के प्रकार की चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के मान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें 3 मुख्य प्रकार के मानों को हमें पढ़ना है, 3 विधियों को पढ़ना है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। ये 3 मान इस प्रकार हैं, एक बहुलांक, दूसरा मध्यांक और तीसरा मध्यमान, जिन्हें हम क्रमशः मॉड, मीडियन और मीन कहते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों मान के बारे में हम अपनी आगे आने वाली कुछ वीडियोस में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा है आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसका अध्ययन ठीक से करें। और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, शुभ दिन।